तो अपन ने प्रयोग वेद से आहार के 4 प्रकार देखे, उपयोग वेद से, अब है प्रयोग वेद से आहार। तो ये आचार्य भामिश्र हैं, इन्होंने 6 नाम बता दिए जिनके नाम है चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य। बात वो ये केवल इनका और डिवीजन कर दिया, चूसने योग्य आहार, पीने योग्य आहार, चाटने योग्य आहार, भोज्य मतलब चबाने योग्य आहार, भक्ष्य मतलब भक्षण करने योग्य आहार, चर्व्य मतलब ओनली चबाने योग्य आहार। ऐसे करके इन्होंने आचार्य जो भामिश्र जी होते हैं उन्होंने प्रयोग वेद से कितने बता दिए, 6 वेद बता दिए। अपने को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। उपयोग वेद से आचार्य चरक ने 4 प्रकार का आहार बताया है, जिसका नाम पान, असन, भक्ष्य और लेह, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते हैं। रस वेद से 6 प्रकार का, रस 6 होते हैं तो आहार के भी 6 वेद बता दिए हैं। गुण वेद से आहार 20 प्रकार का बताया है। अगर बात करें कोई गुण वेद से पूछे आहार तो इसके 20 वेद होते हैं और रस वेद से 6 वेद होते हैं। जैसे गुणवादी गुण होते हैं उस हिसाब से 20 वेद का आहार होता है। परस्पर संयोग वेद से आहार असंख्य होते हैं। परस्पर संयोग वेद से मतलब कितने किसको भी मिला के अपन कैसे भी आहार तैयार कर सकते हैं, तो असंख्य होते हैं। पोषण की दृष्टि से आहार द्रव्यों में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्व को प्रोक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। पोषक तत्वों को अपन आयुर्वेद में जो षड्रस युक्त आहार होता है ना, वही संतुलित आहार कहलाता है। अपने आयुर्वेद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है। पर पोषण की दृष्टि से आहार द्रव्य में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो 6 द्रव्य होंगे इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पोषक तत्व को प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड भी कहते हैं। पोषक तत्व में क्या आता है, एक तो कार्बोज आता है जिसको कार्बोहाइड्रेट, वसा आता है, प्रोटीन आता है, खनिज आता है, खनिज पदार्थ जिसको होते हैं विटामिन और मिनरल्स या जल। ये सब किस में आते हैं, पोषक तत्व होते हैं 6 प्रकार के जो शरीर को पोषण देते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब पोषक तत्व के पदार्थ कार्य क्या क्या है, ये जीवन शक्ति व ऊष्मा की प्राप्ति। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो एक तो जीवन शक्ति देता है, वो ऊष्मा वो क्या देता है, ऊष्मा या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऊर्जा प्रदान करता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, ऊर्जा देता है, शरीर को शक्ति देता है। आगे है अंगों व ऊतकों की कोशिकाओं का निर्माण एवं वृद्धि भी करता है। तो प्रोटीन व खनिज, ये प्रोटीन और खनिज होते हैं वो अंगों की वृद्धि व ऊतकों का निर्माण भी करते हैं। जीवनी क्रियाओं का नियमन, हार्मोन्स की क्रिया, ये कौन करता है, विटामिन, खनिज पदार्थ व जल करते हैं। मतलब जीवनीय क्रियाओं का नियमन व हार्मोन्स की क्रिया कौन करता है, विटामिन, खनिज पदार्थ एवं जल, ये सारे कार्य करते हैं। कार्बोज क्या है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, स्टार्च एवं शुगर भी कहते हैं। तो आहार का सबसे बड़ा अंश क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज कहलाता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश जो शक्ति का स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च और शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख वर्ग हैं। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी 2 वर्ग किए गए हैं, एक तो बोलते हैं इसको स्टार्च, दूसरा है शर्करा। स्टार्च व शर्करा का प्राथमिक स्रोत हरे पौधे होते हैं। तो ज्यादातर स्टार्च किस में मिलता है, हरे पौधों में प्राप्त होता है। पहले और शर्करा का प्राथमिक स्रोत क्या है, हरे पौधे हैं। अपने अंदर जो अपेंडिक्स पाई जाती है वो स्टार्च के पाचन के लिए पाई जाती है। पहले क्या होता था कि जो आदि मानव जो समय हुआ करता उसमें मानव फल फूल पत्तियां ये सारी चीजें खाया करता था, क्योंकि उस समय पकाने का कोई उसके पास उपचार नहीं था, पका के खाना नहीं खाता था। दूसरा, आग का तब तक आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए जो हमारे अंदर जो अपेंडिक्स पाई जाती है आजकल उसको वेस्टेज कहा जाता है कि ये एक्सक्रीटरी है हमारी बॉडी में, इसका कोई काम नहीं है। उस समय इसका काम होता था स्टार्च के डाइजेशन के लिए। किसके लिए, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च का प्रमुख स्रोत क्या है, हरे पौधे होते हैं। तो आजकल मानव ने क्या है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं उनकी बजाय अपने को पका के खाना खाने लग गए, अपन बीज के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। तो समझ में आया, जो वो अपनी अपेंडिक्स होती है उसका मेन काम क्या था, स्टार्च का पाचन होता था। आजकल इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स किसी किसी की बढ़ जाती है तो पेन करती है, उसके अपन क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा रिमूव करवाते हैं। आहार के रूप में किया गया प्रत्येक प्रकार का कार्बोज अंततः ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बाद में क्या बना जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टेज में परिवर्तित होता है। शरीर में शोषित होकर पोषक रस बनाता है। अब बात करते हैं अपन, 1 ग्राम शर्करा से 4.1 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। तो अपने को ऐसे याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 या लगभग 4 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। ग्लूकोज का जो अंश तुरंत उपयोग में नहीं आता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है, में परिवर्तित होकर यकृत व मांसपेशियों में संचय हो जाता है। ग्लूकोज का वह भाग जो तुरंत काम में नहीं आ रहा है, बाकी काम में आ रहा है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बना देगा वो, और वो एटीपी क्या है, हमारी बॉडी की करेंसी है।
तो अगर कोई ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा भाग है जो हमारे काम नहीं आ रहा है, वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों के अंदर क्या हो जाता है, संचित होता है, इसलिए मांसपेशियां बढ़ने लग जाती हैं। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो मांसपेशियां होती हैं, यही मांसपेशियां जब अपन खाना नहीं खाते हैं तो ये इनका ही क्या होता है, विघटन होने लग जाता है और ऊर्जा इनसे क्या है, बॉडी में जाने लग जाती है। जैसे कि उपवास कर रहा है या फिर कोई अनशन पे बैठा हुआ है, तो जो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट की जो है मसल्स, उसमें से वो एनर्जी लेना स्टार्ट करता है। अब जो कार्बोज की 3 प्रकार होते हैं जिनको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ये स्टार्च में पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड ये केन शुगर या फिर मिल्क शुगर या माल्ट शुगर में पाए जाते हैं। और मोनोसेकेराइड ग्लूकोज व फ्रक्टोज में पाए जाते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे बॉन्ड पाए जाएंगे, डाइसेकेराइड में 2 बॉन्ड पाए जाएंगे, मोनोसेकेराइड में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा, ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अंदर, ये केन शुगर या मिल्क शुगर या फिर माल्ट शुगर में, और स्टार्च के अंदर पॉलीसेकेराइड। तो ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगला स्टार्ट होता है जिसको वसा या फैट कहा जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज के अपेक्षा कम होता है। वसा भी शरीर में शक्ति का प्रमुख स्रोत होती है। इसमें प्रति ग्राम में लगभग 9.3 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें कितनी हो रही थी कार्बोहाइड्रेट में, 4.1, और फैट में कितनी है, 9.1 कैलोरी शक्ति प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं। प्रोटीन, यह शरीर का अत्यंत आवश्यक अंश होता है। यह प्रधानतः नाइट्रोजन तत्व युक्त है तथा मांस आदि ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। तो अब ये मुझे आंसर बताइए, जो अपन ने ये पढ़ा था फैट, इसमें कौन से तत्व ज्यादा पाए जा रहे थे, ऑक्सीजन। क्या पाया जा रहा था इसमें, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है पर इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व प्रमुख होते हैं। और जो ये तत्व है जिसका नाम अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन, इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन तत्व पाया जाएगा। तथा मांस आदि ऊतकों का निर्माणक होता है, जो अपने मसल्स वगैरह बनती है उनके प्रोटीन सहायक होता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, जो जिम जाने वाले होते हैं उसको उनको बोलते हैं प्रोटीन डाइट लीजिए, अब बाहर से प्रोटीन इंटेक कीजिए। उसका कारण क्या है कि प्रोटीन क्या करेगा, मांस आदि ऊतक बनाएगा या मसल्स निर्माण करेगा। अब आगे करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार में प्रतिदिन उसके शरीर भार के प्रति केजी 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी का 50 केजी अगर वेट है तो लगभग उसको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होगी। आगे है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन शरीर में वृद्धि व पुनर्स्थापना का कार्य करते हैं। आहार के लिए दूध, अब प्रोटीन के स्रोत क्या है, दूध, मछली, मांस और दालें प्रोटीन की अधिक स्रोत पाई जाती हैं। तो जो इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए दालों का, अंकुरित धान्य या उनका सेवन करते हैं। या जिम जाने वालों के लिए अपन एक तो दूध, मछली, मांस और दालें, इनका प्रयोग करने के लिए अपन बोलते हैं। प्रोटीन में प्रति ग्राम लगभग 4.1 कैलोरी गर्मी देने की या फिर ऊर्जा देने की आवश्यक वो होती है, इसमें क्षमता, इतनी ऊर्जा प्रदान करती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट। कौन देता है, फैट। अब अपन आगे चलते हैं। खनिज तत्व, शरीर के भार का 20वां भाग खनिज पदार्थों का बना होता है। ये पदार्थ शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में आवश्यक हैं। आगे है विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। ये अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं। फैट सोलुबल होते हैं एडीई के, वाटर सोलुबल बी कॉम्प्लेक्स व सी। विटामिन ए संपूर्ण शरीर की एपिथेलियल ऊतकों का वृद्धि के विकास में आवश्यक है। इसे ग्रोथ प्रोमोटिंग एंड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। वनस्पतियों में येलो पिगमेंट में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। एक जो स्वस्थ पुरुष होता है लगभग उसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की आवश्यकता होती है। आगे है विटामिन डी, इसे एंटी कैरेटिक विटामिन भी कहते हैं। यह अस्थियों व दंतों के कैल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स या ऑस्टियोमेलाइसिया रोग जैसे हो जाते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। यूवी रे, सूर्य से आने वाले जो यूवी रेज हैं वो क्या है, विटामिन डी की नेचुरल सोर्स होती हैं। अब अपन आगे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगभग 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन की आवश्यकता होती है। अब विटामिन ई, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। यह प्रजनन क्रिया को बढ़ाता है। टोकोफेरोल में सबसे अधिक ये विटामिन पाया जाता है। इसकी कमी से वंध्यता उत्पन्न होती है। इस विटामिन का आविष्कार इवांस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अपन थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सारा अपन पढ़ चुके हैं विटामिन 2-3 बार।
अब है विटामिन के, इसे कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। सामान्य रक्त में जमने की प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह केवाच, गोभी, कैरेट, सोयाबीन, हरी पत्तियों में पाया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। इसे यह प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में सहायक होता है। इसका निर्माण स्थूलांतर में होता है। इसका प्रति विटामिन डाई कोमरल है। विटामिन सी, इसे एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन भी कहते हैं। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसका शरीर में संचय नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक पड़ती है। अब बात करते हैं आंवला। आंवला और अमरूद ये सबसे ज्यादा विटामिन सी के क्या है, अच्छे स्रोत हैं। और इनमें विटामिन ई भी पाई जाती है, और विटामिन सी के भी ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यह रक्त कोशिकाओं तथा अंतर कोशिकीय वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी, ये इंपोर्टेंट है, रक्ताल्पता व दंत रोग आदि हो जाते हैं। विटामिन पी, यह सामान्यतः विटामिन सी के साथ पाया जाता है। नींबू में यह विशिष्ट पाया जाता है। ये अलग से है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना विटामिन पी को। विटामिन पी के बारे में अपन पढ़ते नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं, फिर भी एक बार देख लो कि यह सामान्यतः विटामिन सी के साथ पाया जाता है। नींबू में यह विशिष्ट रूप से पाया जाता है। यह रक्त कोशिकाओं की पारदर्शिता में रोकता है, पारदर्शिता को रोकता है। इसके अभाव में रक्तपित्त, परपूरा व प्रस्रवण हो जाता है। अगर किसी में विटामिन पी की कमी हो जाएगी तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो रक्तपित्त रोग हो जाएगा, परप्यूरा हो जाएगा, और प्लस रक्त प्रसरण, मतलब उसके क्या है, रक्त बाहर आने लग जाएगा बॉडी से, अगर विटामिन पी की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रक्त कोशिकाओं को पारदर्शिता को ये रोकने का कार्य करता है। कुछ मुख्य बातें हैं विटामिन के लिए। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हॉपकिंस व फुंक ने किया था, ये इंपोर्टेंट है, हॉपकिंस व फुंक। विटामिन ए की खोज मैककोलन व डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉल्टन्स ने की थी, हॉल्टन ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। और नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ भारत में 1970 में हुआ था। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में प्रारंभ किया गया था। विटामिन ए का प्रयोग मीजल्स में किया जाता है। विटामिन ए व सी व्रण रोग या घाव भरने में सहायक होते हैं। विटामिन बी टू व सी को हार्ट स्टेबल व लाइट सेंसिटिव विटामिन भी कहा जाता है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे है विटामिन बी टी को एरिथ्रोसाइट या मैचुरेशन फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन बी टू, बी 12 और बी के आंत्र में सिंथेसाइज होती हैं। विटामिन ए, बी 12, के, बी डी यकृत में संचित होती है, मतलब लीवर में इनका संचय होता है। ए का, बी का, सी, के का एंड डी का। अब अपन आगे चलते हैं। विटामिन बी 12 व डी केवल जांतव पदार्थों में पाया जाता है, मतलब विटामिन बी 12 व डी किसमें क्या पाया जाएगा, केवल जंतुओं में पाया जाएगा, जांतव द्रव्यों में पाया जाएगा। मैंने कहा था कि विटामिन बी 12 का अगर नॉनवेज अगर कोई नहीं खाता है तो उसके लिए दही बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो ये जो ये है किसमें पाए जाएंगे, बी 12 ज्यादातर जांतव द्रव्यों में, जंतुओं में ही पाया जाता है। तो विटामिन सी का फोलिक एसिड को हर्ट लेवियल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है, क्योंकि टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। विटामिन बी6 का प्रयोग कन्वर्जन में किया जाता है। अगर किसी को जैसे कंपन हो रहा है शरीर में, कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उसमें विटामिन बी6 का इंजेक्शन लगा सकते हैं। विटामिन सी का प्रयोग एल्काटोनोरिया में किया जाता है। और विटामिन ई का प्रयोग पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में किया जाता है। विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन या ब्रोंकियल अस्थमा में प्रयोग किया जाता है। विटामिन एम, फोलिक एसिड का प्रयोग टॉपिकल स्क्योर में किया जाता है। विटामिन के की कमी से हीमोलाइसिस या नियोनेटल जॉन्डिस होता है। विटामिन सी तथा विटामिन डी की कमी से स्यूडो पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब अपन आगे देखते हैं। विटामिन बी 12 को राइबोफ्लेविन की कमी से मैगेंडा रेड टंग डिजीज, ये अपन ने उसमें भी चार्ट पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था, ये इंपोर्टेंट है, मैगेंडा रेड टंग डिजीज। नियासिन की कमी से रॉ वीफ टंग होती है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, इंसुलिन होता है उसमें क्या पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा। अब विटामिन के गुण, तो B1 सेंसिटिव टू हीट, वाटर सोल्यूबल होता है। जो विटामिन B1 होता है वो हीट के लिए एक तो सेंसिटिव है, और दूसरा क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन B2 हाईली हीट स्टेबल है और वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन P हीट स्टेबल होता है, मतलब विटामिन P ऐसा होता है जो हीट को सहन कर सकता है, उस पर हीट का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। विटामिन B6 सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। आवश्यक तत्वों की वृद्धि व ह्रास, प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट की असंतुलित मात्रा पाचन या डाइजेस्टिव विकृति पैदा कर देती है। प्रोटीन की अगर अति मात्रा हो जाए तो डिस्फेजिया या एल्बिन्यूरिया देखने को मिलता है। स्टार्च व वसा की अति मात्रा हो जाए तो डिस्फेजिया, डायरिया और
कार्पलेंस देखने को मिलता है। शिशुओं में प्रोटीन की अल्पता, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रियल एडिमा, क्वाशरकर सिंड्रोम देखने को मिलता है। मैंने बताया था प्रोटीन कमी से शिशुओं में दो रोग होते हैं जिनका नाम है क्वाशरकर और मेरस्मस। आगे है लोह तत्व की अल्पता को एनीमिया कहते हैं। अगर किसी में बॉडी में रक्त लोह की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। आयोडीन की कमी को गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर या गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। विटामिन ए की अगर किसी में कमी हो जाती है, जिस जीरोसिस जेरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस अपन उसको बोलेंगे। विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है उसको क्या बोलते हैं? जीरोसिस जेरोप्थेल्मिया। पहला तो क्या है? जीरोसिस जेरोप्थेल्मिया, दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। शिशुओं में विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है तो वृद्धि हार्स मतलब उसका विकास रुक जाएगा। न्यूट्रिएंट्स में और बेरी बेरी और देखने को मिलेगा। विटामिन बी वन से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी2 की अगर कमी हो जाती है एंगुलर स्टोमाइटिस या इरोजन ऑफ टंग देखने को मिलता है। विटामिन सी की अल्पता स्कर्वी। विटामिन डी की अल्पता रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया या फिर डेंटल कैरीज देखने को, जो दांतों में क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। विटामिन ई की अल्पता को स्टेरिलिटी कहा जाता है। अगर इसकी कमी होता है स्टेरिलिटी नपुंसकता हो जाएगी। विटामिन पी को निकोटेनिक अल्पता या फिर पेलेग्रा या दैनिक आवश्यकता होती है। अब कितनी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की 75 से 100 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की 400 से 500 ग्राम, फैट्स की 75 से 100 ग्राम। मिनरल्स ये देख लेना तुम, NaCl 10 से 15 ग्राम, जिंक 15.5 मिलीग्राम, फास्फोरस 1.5 ग्राम, मैग्नीज 5.5 mg, कैल्शियम 1.0 ग्राम, आयरन 15 mg, आयोडीन 150 mg, कॉपर 105 mg, मैग्नीशियम 40 mg। विटामिन ए 5000 इंटरनेशनल यूनिट, बी 1000 इंटरनेशनल यूनिट, V1 1.5 1.2 mg, V2 2.0 mg, विटामिन पी 12 mg, निकोटिनिक एसिड और विटामिन सी 500 mg, विटामिन के 1 मिलीग्राम, विटामिन ई 1500 मिलीग्राम से कम न्यूबॉर्न के अंदर। आवश्यक तत्वों की दृष्टि से मांसाहार महत्वपूर्ण होता है। मांसाहार वृक्कों व अधिभार बढ़ाता है। मांसाहार गुरु बल्ले वृद्धि कर शरीर को बढ़ाने वाला होता है। आवश्यक तत्वों की अगर अपन देखा जाए तो मांसाहार को अच्छा बताया गया है, पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार वृक्कों को अधिक भार को बढ़ाता है और मांसाहार गुरु बल्ले वृद्धि कर शरीर को भार को बढ़ाने वाला होता है। शाकाहार लघु होता है, सात्विक होता है एवं सुपाच्याहार बताया गया है। अब आगे है भोज्य पदार्थ, मात्रा और उनसे प्राप्त कैलोरी। ये तुम्हारे हिसाब से देख लेना किससे कितनी, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कितनी कैलोरी आर्जी। अब आता है आहार विधि विशेष आयतन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन इसको बोलते हैं। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन कौन कौन से हैं? एक तो प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। अब ये क्या चीज होती है उसको अपन देखते हैं।